दर्द का रिश्ता होता है। और तुम्हारे फूफा जी ने हमारी जमीन लौटाकर हम पर कोई एहसान नहीं किया है, जिसकी कीमत में मैं अपनी खुशियों को कुर्बान कर दूं। जो तुम चाहती हो ना, वो कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। चलो मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? मैंने कहा चलो मेरे साथ। ऐसे रिश्ते का एक ही अंजाम है, एक ही अंजाम, तलाक। और एक बाप अपनी लड़की पर जुल्म होते कभी नहीं देख सकता, मैं भी नहीं। तुम क्या समझते हो वैभव, इस लड़की का कोई नहीं है? गुप्ता जी, सर ये फाइल, ये ठीक नहीं हो रहा है सर। नहीं गुप्ता जी, वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। हो तो फिर हंसते हैं सारे रिश्ते, थोड़ा सा दुख आ जाए तो रिश्तों से हारे रिश्ते, दर्द का रिश्ता होता है, दर्द का रिश्ता होता है। शिखा, क्या हुआ? पापा, आपने वैभव से बात तो कर ली कि वो सुरभि से छुटकारा पाने की कोशिश करे, लेकिन मुझे नहीं लगता उसे हो पाएगा। उस परिवार के लोग एक हो चुके हैं और पता नहीं सुरभि ने क्या जादू कर दिया है उन सब पे। हम देखते हैं ना कि वैभव क्या कर रहा है। अगर उसने हमारी बात नहीं मानी तो कंपनी उसके हाथ से जाएगी और फिर से वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएगा। पापा, मैं नहीं चाहती कि वैभव आपके बारे में कुछ गलत सोचे कि आपने उसे सब कुछ दिया और आपने ये सब वापस ले लिया। उसे धमकाने के लिए यही तरीका अपनाना पड़ेगा, वरना दूसरा कोई रास्ता नहीं मेरे पास। बाकेलाल का फोन। हाँ कहिए बाकेलाल जी, कैसे याद किया? नमस्कार कालरा साहब, कैसे हैं आप? अरे भाई, बहुत दिनों से आपसे बात नहीं की थी तो सोचा आपके हालचाल ले लूं अपने हिसाब से। अच्छा किया आपने। और बताइए क्या खबर? अब क्या बताऊं कालरा साहब, देश के बदलते हुए मौसम की तरह लोगों के घरों के मौसम भी बदल रहे हैं। मैंने सोचा आपको भी इसकी जानकारी दे दूं। मैं कुछ समझा नहीं। अब देखिए ना, अमरनाथ के घर में रातों रात खुशियों की बारिश हो गई, उसकी जमीन वापस मिल गई, वो रातों रात करोड़पति बन गया। और आपके घर में आपकी बेटी के चेहरे पर उदासी छाई होगी। अब उसकी खुशियों को कौन लौटाएगा कालरा साहब? बाकेलाल जी, शिखा मेरी बेटी और उसकी खुशियों से खेलने की हिम्मत वैभव नहीं कर सकता। अरे कालरा साहब, हिम्मत और मजबूरी में कुछ तो फर्क होगा। अरे वो हिम्मत नहीं कर सकता, कम से कम मजबूर तो हो सकता है अपने हिसाब से। उसके घर वाले उसे मजबूर तो कर सकते हैं। और जहां तक मुझे पता चला है कालरा साहब, उसके घर वाले उसे मजबूर कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसकी कंपनी में ताला तो लगेगा ही,
और वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएगा। अरे 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 कालरा साहब, गुस्से में ये क्या अनाप शनाप सोच रहे हैं? अरे आप आज और कल में फर्क तो समझिए। अरे कालरा साहब, कल की बात और थी जब अमरनाथ आपका कर्जदार हुआ करता था। कल की बात और थी जब वैभव को आपके कर्ज और आपकी मदद की जरूरत थी। और आज की बात आप भूल गए कि वो जमीन वापस मिलने से अमरनाथ रातों रात करोड़पति हो गए आपके हिसाब से। और वो मिट्टी का शेर अब गुर्राने के लायक हो गया है अपने हिसाब से। ओ, ये बात तो मैं भूल ही गया था। शायद पैसे की गर्मी है, इसलिए मेरी बेटी को ठोकर मार रहे हैं। इसीलिए तो कहता हूं कालरा साहब कि जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे पूरा का पूरा मामला हाथ से निकल जाए। अगर आपने वैभव की कंपनी को बंद करवा भी दिया ना, तो अमरनाथ इतना सक्षम है कि कुछ दिनों बाद दूसरी कंपनी लॉन्च कर देगा अपने हिसाब से। मैं तो कहता हूं कालरा साहब कि वो आपकी बेटी की खुशियां छीनना चाहता है ना, आप कुछ ऐसा चक्कर चलाइए कि आप उनसे उनका बेटा छीन लें अपने हिसाब से। फिर वो आएंगे आपके पास, फिर झुकेंगे आपके कदमों में। समझ रहे हैं ना अपने हिसाब से? समझ रहा हूं बाकीलाल। अब अमरनाथ को समझाना ही पड़ेगा कि उसके बेटे को खड़े होने की ताकत मैंने दी, और अगर मैं बिगाड़ने पर आ गया तो अमरनाथ भी अपने बेटे की जिंदगी नहीं बना पाएंगे। कितनी सही और कितने कायदे की बात की है आपने अपने हिसाब से। आप जरा अमरनाथ से बात कर तो देखिए, और देखिए कि वो कहता क्या है। नमस्कार। अरे इसमें कौन सी बात है? नमस्कार नमस्कार, मेरा फर्ज था, मैंने आपको समझा दिया। आगे आपका काम अपने हिसाब से। अब देखो अमरनाथ कि मैं तुमसे तुम्हारा बेटा कैसे जुदा करवाता हूं। अपने हिसाब से। बाकीलाल ठीक ही कह रहा है। हमें खुद एक बार अमरनाथ के घर जाकर के बात करना चाहिए। देखूं तो उसकी सोच कहां जा रही है और उसके घर में क्या चल रहा है। आज मैंने अपने बेटे को थप्पड़ मारा, इन हाथों से मारा उसे मैंने। क्यों कर रहा है वैभव ऐसा? क्यों हमें मजबूर कर रहा है वो? हम ये बात भूलना नहीं चाहते कि वो हमारा इकलौता बेटा है। वो क्यों भूल रहा है कि वो हमारी आंखों का तारा है? शावनी, जल्दबाजी में कभी कभी बात इस तरह से बिगड़ जाती है। वैसे भी हमें वैभव को सोचने का मौका देना चाहिए था। मैं आप लोगों को बार बार समझाया करती थी, सुरभि और मुकुंद प्रसाद के बारे में आप लोग कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और आज वैभव शिखा के साथ इतना आगे बढ़ चुका है कि वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अगर जल्दी से उसे वापस लौटने के लिए मजबूर नहीं किया गया तो उसका वापस लौटना बहुत मुश्किल होगा। आप कुछ भी करिए लेकिन समझाइए उसे। सब ठीक हो जाएगा शावनी। हमारा वैभव हमारी बात सुनेगा ना, तुम चिंता क्यों कर रही हो? बहुत जल्द वो ये बात समझ जाएगा शावनी। हेलो, कैसे हो अमरनाथ जी? मैं ठीक हूँ। कहिए, कैसे फोन किया आपने? बड़ी अजीब सी बात सुनने में आ रही है अमरनाथ जी।
एक तरफ बेटा है जो रिश्तों को जोड़ने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ घर वाले हैं जो रिश्तों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई रिश्ता जुड़ा ही नहीं है कालरा साहब जिसे तोड़ने की बात हो। हाँ, ये परिस्थिति जरूर है कि वो रिश्ता जुड़ नहीं सकता जो वैभव जोड़ना चाहता है। देखिए अमरनाथ जी, वैभव तो बहुत समझदारी से काम ले रहा था, लेकिन आप लोगों की सोच पता नहीं कहां जा रही। आप लोग शायद भूल रहे हैं कि रिश्तों के बिखरने से जिंदगी बिखर जाती है और तरक्की के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। क्यों अपने बेटे को ऐसी जिंदगी देना चाहते हैं आप? बाय द वे कालरा साहब, वैभव हमारा बेटा है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपके बेटे की नहीं बल्कि मेरी बेटी की खुशियां प्यारी है, और शिखा ने वैभव को अपनी खुशी बना रखी है, और मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। पीलीभीत से आई हुई एक लड़की के लिए आप मेरी बेटी की खुशियां छीनना चाहते हैं? ये गलत बात है अमरनाथ जी। देखिए कालरा साहब, मैं तो आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे घर के मामलात में आपको दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि आप शिखा को समझाइए उसे कि मर्यादा क्या होती है। बड़े अफसोस की बात है अमरनाथ जी कि मेरे लाख समझाने के बावजूद भी आपको समझ में नहीं आई। बड़े अफसोस की बात है अमरनाथ जी कि आपसे ज्यादा आपका बेटा समझता है। वो इस बात को जानता है कि उसे खड़े होने की ताकत मैंने दी, आपने नहीं। उसकी ट्रैवलिंग कंपनी को लॉन्च किया मैंने, आपने नहीं। और वो इस बात को भी अच्छी तरह से जानता है कि अगर मैं चाह लूं तो वो सड़क पे आ जाए। आज ये बात आप भी समझ। धन्यवाद। क्या कह रहे थे काला साहब? मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे धमकाने की वजह क्या है, मेरी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी वजह कोई और नहीं, तुम हो। तुम और तुम मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर देना चाहती हो, और आज तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। जो तुम चाहती हो ना, वो कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। चलो मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? मैंने कहा चलो मेरे साथ। और तुम्हें तो यहां से जाना होगा, चाहे प्यार से समझौते से जाओ या लड़ाई करके जाओ। आप लोग चाहे जो कुछ भी करो, लेकिन मैं इसे नहीं अपना सकता। ऐसे रिश्ते का एक ही अंजाम है, एक ही अंजाम, तलाक। नमस्ते फूफा जी। हाँ सुरभि, क्या बात है बेटा? तुम्हारी आवाज में इतनी उदासी क्यों झलक रही है? वो फूफा जी। आखिर बात क्या है सुरभि? मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें फोन करूंगा तो तुम मुझे खुश होते हुए बताओगी कि तुम्हारी जिंदगी पर जो दुश्वारियों के बादल थे वो सारे छंट चुके, लेकिन तुम तो इस तरह उदास। क्या बात है सुरभि? तकदीर ही जब इम्तिहान लेनी चाहती हो फूफा जी, तब दुश्वारियों के बादल इतने आसानी से नहीं छटते। देखिए ना, शायद ये तकदीर की ही बात है कि सबसे बड़ा खुशी का रिश्ता आज दर्द का रिश्ता बन गया है। क्या अभी वो लोग मुझे बेईमान और झूठा समझते हैं? आपकी सच्चाई तो सबको समझ में आ चुकी है।
लेकिन रिश्तों की सच्चाई अब उभर कर सामने आ रही है। दर्द का रिश्ता होता है। शायद ये तकदीर की ही बात है कि सबसे बड़ा खुशी का रिश्ता आज दर्द का रिश्ता बन गया है। नहीं सुरभि, नहीं। मैंने तुम्हें उदास देखने के लिए ये सब कुछ नहीं किया है। मैंने तो ये सब कुछ किया है ताकि मैं तुम्हें खुश देख सकूं, आबाद देख सकूं। मैंने कहा न फूफा जी, जब तकदीर ही इम्तिहान लेना चाहती हूँ तब रिश्तों से दर्द निकाला नहीं जा सकता। कुछ रिश्ते होते हैं जो खुशी खुशी निभाए जाते हैं और कुछ रिश्ते होते हैं जो गम में डूब कर निभाने पड़ते हैं। मैं भी अपने रिश्ते को निभा रही हूँ। अब क्या बात है सुरभि? क्या अभी वो लोग मुझे बेईमान और झूठा समझते हैं? नहीं फूफा जी, आपकी सच्चाई तो सबको समझ में आ चुकी है, लेकिन रिश्तों की सच्चाई अब उभर कर सामने आ रही है। जाने दीजिए फूफा जी, आप परेशान मत होइए। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ फूफा जी। सुरभि, बेटा मेरी बात सुनो। बेटा तुम फोन इसलिए काट रही हो ना क्योंकि तुम मुझे अपनी मजबूरी बताना नहीं चाहती। मेरे खुशियों के लिए आपने बहुत कुछ किया है फूफा जी, जाने दीजिए, आप परेशान मत होइए। सुरभि, जो कुछ भी हालात है सब ठीक हो जाएंगे। आपका आशीर्वाद है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा फूफा जी। नमस्ते। क्या बात है पापा, सब ठीक तो है? आप सुरभि से बात कर रहे थे ना? बेटा सुरभि उस घर में खुश नहीं है। सुरभि उस घर में अब भी खुश नहीं है। पता नहीं क्या बात है। मैंने उसे बहुत पूछना चाहा लेकिन उसने मुझे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। आखिर अब क्या बात हो सकती है? वो लोग तो सुरभि से इसलिए नाराज थे क्योंकि वो लोग आपको गलत समझते थे। वो गलतफहमी तो दूर हो चुकी है बेटा, लेकिन अब भी कुछ बात तो है जिसने सुरभि को उदास कर रखा है। आखिर क्या चल रहा है उस घर में? क्या बात हो सकती है? मेरा वहां दिल्ली में सुरभि पूरी तरह अकेली है। कोई भी नहीं है उसकी मदद करने वाला, उसकी खोज खबर लेने वाला। बांकेलाल ने ठीक ही कहा कि ये लोग न सुनने वाले हैं और न समझने वाले। न जाने कितनी बार मेरे सामने सिर झुकाया, फिर भी गुरूर वैसे के वैसा ही। पता नहीं उस सुरभि में उन लोगों को क्या नजर आता है। मुझे तो लगता था कि वैभव अपनी दादी माँ का पता लगाने के लिए ये सब नाटक कर रहा है, लेकिन अब लगता है कि सारे घर वालों ने उसे अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया है। तुम्हें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। वैभव है ना हमारी मुट्ठी में। अरे हमने उसके ऊपर इतने एहसान किए हैं कि वो हमारे एहसानों तले दबा है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सिर उठाकर तुमसे या मुझसे बात कर सके। आज वैभव को जो सम्मान मिला है वो उसकी कंपनी की वजह से मिला, और वैभव को पता है कि अगर उसने कुछ ऐसा किया तो फिर वो दर दर की ठोकरें खाएगा। वैभव के घर वाले मानने को तैयार नहीं है तो अब हम क्या करेंगे? अमरनाथ का गुरु तो अब है। शराफत से अगर रिश्ते की बात नहीं माना तो उसके बेटे को ही मैं उससे छीन लूंगा। नमस्ते अंकल। कहाँ हो तुम? घर पर ही हूँ। बताइए ना अंकल, क्या बात है? अकेले हो?
हाँ, अकेले ही हूँ। बोलिए ना अंकल। क्या सोचा तुमने? क्योंकि जब मैंने तुम्हारे पापा से बात की है तो उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं है कि उनके बेटे का भविष्य क्या होगा। तुम्हारी जिंदगी आबाद होगी या बर्बाद होगी। लेकिन तुम्हारे पापा तो एक ही जिद लेकर के बैठे हुए हैं। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। मैं खुद परेशान हूँ अंकल, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे खुद इस बात से हैरानी कि कितना फर्क है मुझ में और अमरनाथ में। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं और उन्हें अपने बेटे की फिक्र ही नहीं। देखो वैभव, मैं सिर्फ इतना जानता हूं, जहां रिश्तों पर इतना दबाव पड़ता है वहां रिश्ते टूटने लगते हैं और बिखरने लगते हैं। हाँ अंकल, मैं समझ रहा हूँ। तुम्हें खुद किसी नतीजे पे पहुंचना ही होगा वैभव, अपने भविष्य के लिए, अपने सम्मान के लिए। तो आप ही बताइए ना अंकल, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से तुम अपना घर हमेशा के लिए छोड़कर हमारे घर आ जाओ। दर्द का रिश्ता होता है। तुम्हें खुद किसी नतीजे पे पहुंचना ही होगा वैभव, अपने भविष्य के लिए, अपने सम्मान के लिए। और तुम्हें जागरूक होना पड़ेगा, वरना सब कुछ खो बैठोगे। तो आप ही बताइए ना अंकल, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से तुम अपना घर हमेशा के लिए छोड़कर हमारे घर आ जाओ। उसके बाद ही उन्हें तुम्हारी खुशियों का ख्याल आएगा। ठीक है अंकल, मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक, मैं और शिखा तुम्हारा इंतजार करेंगे। बाय अंकल। हम सब तुम्हें ये समझाना चाहते हैं वैभव कि दो नावों में सवार करने वाले हमेशा डूब जाया करते हैं। इसलिए बेटा, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो प्लीज वहां से वापस आ जाओ। आप लोग चाहे जो कुछ भी करें, लेकिन मैं इसे नहीं अपना सकता। ऐसे रिश्ते का एक ही अंजाम है, एक ही अंजाम, तलाक। सुरभि चाहे जो कुछ भी कहे, ये मेरा फैसला है। सुरभि इस घर की बहू है और इसी घर की बहू रहेगी। और मैं आपसे कहता हूं कि आपको भी मेरी खुशियों के साथ खेलने का कोई हक नहीं है। और अगर इस घर में मेरी बात कोई समझना ही नहीं चाहता तो मैं क्यों रह रहा हूं इस घर में? चला जाता हूं ना मैं घर छोड़कर। तुम्हारे हाथ जोड़ती वैभव, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। प्लीज तुम इस घर को छोड़ के मत जाओ।